नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो भारत में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वाले हर इंसान के लिए लिटरली एक गेम चेंजर होने वाला है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में प्रॉपर्टी टीडीएस को लेकर कुछ बहुत बड़े और क्रिटिकल बदलाव होने जा रहे हैं, जिन्हें आज हम बिल्कुल आसान और स्पष्ट तरीके से समझेंगे। अब देखिए, 1 अप्रैल 2026 से प्रॉपर्टी टैक्स के नियम पूरी तरह बदल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट से जुड़े हर व्यक्ति के लिए आगे आने वाली किसी भी तरह की पेनल्टी या परेशानी से बचने के लिए इस नए एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप को समझना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे सेक्शन 1 की, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया इनकम टैक्स एक्ट प्रॉपर्टी की खरीद पर लगने वाले टीडीएस प्रावधानों को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज कर देगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून में टीडीएस से जुड़ी बातें अब नई जगह और नए तरीके से स्ट्रक्चर कर दी गई हैं। चूंकि ये बदलाव ऑफिशियली 2026 से लागू हो रहा है, तो हमारे पास अभी से तैयारी करने का एक बहुत अच्छा खासा समय है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द गोल्डन 1%। नियम बहुत साफ है। अगर 50 लाख रुपए या उससे अधिक की कोई भी अचल संपत्ति खरीदी जाती है तो टीडीएस के नियम लागू होंगे। इसमें आपका रेजिडेंशियल फ्लैट, कमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट सब कुछ शामिल है। लेकिन यहाँ एक कैच है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है। कृषि भूमि यानी एग्रीकल्चरल लैंड इस दायरे से पूरी तरह बाहर है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट अभी भी वही पुरानी 50 लाख रुपए ही है। और एक राहत की बात बताऊं, डिडक्शन रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये रेट अभी भी एग्जैक्टली 1% ही है। प्रॉपर्टी खरीदने वाले बायर को सेलर को पेमेंट करते समय ये 1% टीडीएस के रूप में काटना होगा। मतलब जो पैसों का बेसिक गणित है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। अब यहाँ इस प्रोसेस की टाइमलाइन को लेकर एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आता है। आखिर ये टीडीएस काटना कब है? नियम कहता है कि पेमेंट करते समय या सेलर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होते समय इन दोनों में से जो भी पहले हो टीडीएस काटा जाना चाहिए। और क्या होगा अगर प्रॉपर्टी का पेमेंट किश्तों में किया जा रहा है? तो हर एक इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट पर ये 1% टीडीएस डिडक्ट करना अनिवार्य है। पूरी रकम के एक साथ भुगतान का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। अब आते हैं हमारे सबसे जरूरी पार्ट पर, सेक्शन 3, नए सेक्शन और फॉर्म्स। असल में सबसे बड़ा बदलाव यहीं पर है। हमारा पुराना और जाना पहचाना सेक्शन 194IA अब इतिहास बन जाएगा। नए कानून के तहत इसकी जगह ले ली है एक बिल्कुल नए सेक्शन 393(1) सीरियल नंबर 3I ने। टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए इस नए लीगल चेंज को मैप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब से सारा कानूनी कागजी काम इसी नए सेक्शन नंबर के तहत ही किया जाएगा। और हाँ, सिर्फ सेक्शन ही नहीं बदले, फॉर्म्स के नंबर भी पूरी तरह से बदल गए हैं। पहले टीडीएस चालान स्टेटमेंट फाइल करने के लिए हम फॉर्म 26QB का इस्तेमाल करते थे, राइट? जो अब नए कानून में बदलकर फॉर्म 141 हो गया है। इसी तरह जो पुराना टीडीएस सर्टिफिकेट था यानी फॉर्म 16B, वो अब नए कानून में फॉर्म 132 बन गया है। आसान शब्दों में याद रखें, 26QB बना 141 और 16B बना 132। कागजी कार्रवाई का ये बदलाव याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, इस पूरी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 80 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। तो नियम के मुताबिक बायर को बस 80,000 रुपीज, जो कि 80 लाख का ठीक 1% है, टीडीएस के रूप में काटने हैं। इसके बाद इस 80,000 की राशि को सरकार के पास नए फॉर्म 14(1) का इस्तेमाल करके जमा करना है। कैलकुलेशन बेहद आसान है, बस फॉर्म नया है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, एनआरआई सेलर्स के नियम। यहाँ एक बहुत ही कॉमन और बड़ा सवाल उठता है, क्या होगा अगर प्रॉपर्टी बेचने वाला एक एनआरआई हो? अगर सेलर एनआरआई है तो ऊपर बताए गए वो सामान्य फॉर्म्स बिल्कुल काम नहीं आएंगे। इसके लिए एक पूरी तरह से अलग लीगल और कंप्लायंस सेट लागू होता है। ऐसे मामलों में ट्रांजैक्शन अब नए सेक्शन 393(2) के अंतर्गत आएगा। इसके लिए जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है फॉर्म 144।
और कुछ विशेष परिस्थितियों के आधार पर फॉर्म 145 या फॉर्म 146 की भी जरूरत पड़ सकती है। तो एनआरआई डील्स के मामले में कंप्लायंस इन नए फॉर्म्स के जरिए ही पूरा किया जाना चाहिए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो फाइनली अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द बिग टेक अवे। अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो बॉटम लाइन ये है कि फाइनेंशियल मैथ बिल्कुल एक समान है। वही 50 लाख का थ्रेशोल्ड और वही 1% टीडीएस रेट। पैसों के गणित में कोई चेंज नहीं है, लेकिन कंप्लायंस फॉर्म्स और लीगल सेक्शन पूरी तरह से नए हैं। इस नए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के हिसाब से ढलना और सही फॉर्म्स का उपयोग करना अब कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह कानूनन अनिवार्य है। तो जाते जाते एक विचारणीय सवाल, टैक्स रेट्स तो वही हैं, लेकिन पेपरवर्क बिल्कुल एक नया रूप ले चुका है। तो क्या बायर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स अप्रैल 2026 आने तक इन सब के लिए पूरी तरह तैयार होंगे? हमारी इस चर्चा का उद्देश्य इन जटिल बदलावों को बिल्कुल आसान शब्दों में स्पष्ट करना था। समय आ गया है कि नए सिस्टम्स के साथ खुद को अपडेट किया जाए। इसी तरह नई चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।